हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डीएलएड कोर्स 506 हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें यूनिट 9 आज हमें डिस्कस करनी है, जिसका नाम है जी एजुकेशन ऑफ सीडब्ल्यूएसएन। सीडब्ल्यूएसएन क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसमें कंप्लीट बेसिकली किस किस तरीके की डिसेबिलिटीज होती हैं, क्या क्या नीड्स होती हैं। सो वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में हम काफी कुछ पहले की यूनिट्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे उनकी एजुकेशन की बात होगी, बिकॉज हमने लास्ट यूनिट्स में ये तो पढ़ा था कि अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है सो बच्चा जो है या चल नहीं पाएगा या उसके हाथ में कोई दिक्कत होगी, बेसिकली लिम्स में कोई दिक्कत होगी। बट उसके बाद क्या, तो हमने सिम्टम्स वगैरह, इंटरवेंशन या फिर प्री वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी। बट एजुकेशन में हम कैसे हेल्प करेंगे ना उसकी, सो वो सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। कुछ समझ आ जाए तो कमेंट करके बताइएगा, कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ओके। सो जब बात आती है ना एजुकेशनल चैलेंजेस की, क्योंकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात हो रही है तो बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। सो एज अ टीचर आप जो है मतलब 35 से ज्यादा बच्चे या 35 से 40 तक बच्चे आपकी क्लास में होंगे जब आप पढ़ा रहे होंगे, जब आप जो है उनको कोई लेसन दे रहे होंगे। ठीक है। सो ये आपको आप यूज टू हैं उस चीज के, क्योंकि बच्चे जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एज के हैं, किसी पर्टिकुलर क्लास के हैं, उनके जनरल जो है वो एबिलिटी लेवल या पोटेंशियल जो है वो एक सर्टेन रेंज का है। लेकिन जब आपकी क्लास में कोई सीडब्ल्यूएसएन आ जाता है, कोई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आ जाता है, सो वो आपको उसकी सर्टेन नीड्स जो है वो एड्रेस करनी पड़ेगी। अगर आप वो एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर उसको दिक्कत होगी और फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सारा कॉन्सेप्ट है वही सारा धूमिल हो जाएगा। ठीक है। तो वो जो नीड है ना वो हमें पता कैसे चलेगी, वो सिम्टम्स और फिर उसको आइडेंटिफाई करना, देन इंटरवीन करना। तो ये जो स्टेप हम आज पढ़ेंगे वो इंटरवेंशन वाला है कि आप इंटरवेंशन में कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। ओके। सो इस स्लाइड का जस्ट सिर्फ इतना सा है कि यूजुअली टीचर्स जो है वो यूज टू होते हैं 35 बच्चों को पढ़ाने के, बट उन बच्चों में जब कोई एक बच्चा भी अगर सीडब्ल्यूएसएन है तो उसकी अलग से नीड्स होंगी जिनको एड्रेस किया जाना जरूरी है। ओके। सो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है अब, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक सीडब्ल्यूएसएन की, क्योंकि ये तो हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो सभी बच्चे तो सेम नहीं होते। ऑल चिल्ड्रन आर नॉट अलाइक, राइट? एंड देयर कैन बी वैलिड, उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स हो सकती है, उनकी अलग अलग नीड हो सकती है, अलग अलग वीकनेसेस हो सकती हैं। सो उस बेसिस पे हमें ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, कि सभी बच्चे सेम नहीं है, ये बात समझना सबसे पहले जरूरी है। सो ये नेसेसरी हो जाता है, दिस इज अ नेसेसरी स्किल फॉर अडल्ट लिविंग एज ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड येट इंडिपेंडेंट। तो ये जो स्टेप है ना दूसरों की मदद करने की तरफ, कि हाँ सब एक जैसे नहीं होते, सबकी अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। सो वो चीज सबसे पहले समझनी, और अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट भी। सो एक कॉन्ट्रडिक्शन सा लग सकता है आपको कि जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट कैसे हो गए। तो देखिए, क्लास में जब 35 बच्चे 40 बच्चे बैठे हैं, सो आप अपने आप, वो बच्चे अपने आप में इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो लर्निंग है वो एक दूसरे पे निर्भर करेगी। कि इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब क्लासेस होती हैं या कोई स्टूडेंट जो है उसके पेरेंट्स एडमिशन कराने आते हैं, सो वो बोलेंगे कि थोड़े से बेटर सेक्शन में रखना, या अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं कि ए बी सी। ए सेक्शन में थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बी में थोड़े से एवरेज हैं, या सी में जो है वो एक बेसिकली वो जो ग्रुपिंग हमने कर रखी है। ओके। तो वो हम डिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर, येट वी आर इंडिपेंडेंट। तो ये चीज समझना जरूरी है, और अगर ये चीज हम समझ गए तो एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस रहेगी। अब नेगेटिवली वह जो है इंटरडिपेंडेंट नहीं होंगे और नेगेटिव चीजें बीच में नहीं आएंगी, अगर आप ये चीज समझते हैं कि सब लोग साथ मिलके ही आगे बढ़ेंगे और सब लोग साथ में सीखेंगे। ओके। सो अगर अब कोई बच्चा आपकी क्लास में है जिसमें मोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, मोटर डिसेबिलिटी में चाहे हैंड्स हो, लेग, फीट, इनमें से कोई दिक्कत है, तो बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बाकी बच्चों के साथ आराम से सीख लेगा, क्योंकि मेंटल लेवल पे तो वो सेम ही एज का है ना। सो वो सारी चीजों की दिक्कत नहीं होगी।
बट अगर उसके हाथ में दिक्कत है तो उसको राइटिंग में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की मैनिपुलेशन में दिक्कत हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है मूव करने में अगर उसकी लेग्स में दिक्कत है। सो इस तरीके के बच्चों की जो सुटेबल सपोर्ट है वो हमें प्रोवाइड करवानी है, यानी कि वो जिसको जो जिस तरीके की दिक्कत है, जिस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, हमें उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। यानी जैसे बच्चा अगर लिख नहीं पा रहा है तो आप क्या एड्स या अप्लायंसेस जो हैं वो वहां पे यूज कर सकते हो उसकी डिसेबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए। ओके, सो ये मोटर डिसेबिलिटी का हो गया। ऐसे ही हो सकता है हियरिंग इंपेयरमेंट वाला बच्चा हो आपकी क्लास में, सो उसके लिए भी बहुत सारे जो है हमने देखा है कि हियरिंग एड्स हैं, क्योंकि पहली बात तो उसको सुनना जरूरी है। अगर वो उस क्लिनिकल कंडीशन में बहुत ज्यादा आगे नहीं पहुंचा एक्सट्रीम सिचुएशन में, सो उसके पास हम हियरिंग एड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट स्टिल अगर हियरिंग एड यूज करने के बाद भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाता है, क्योंकि आपको ये याद रखना जरूरी है कि जो बच्चा जिसकी हियरिंग इंपेयरमेंट है ना वो बाकी बच्चों जैसे तो है, लेकिन उसको दिक्कत है ना सुनने की या कम सुनने की। तो अगर उसको सुनाई नहीं देगा तो वो बोलेगा कैसे, वो बोल भी तो नहीं पाएगा ना। तो वो दिक्कतें आपको समझनी होंगी, वो लिंक्स समझने होंगे कि आप उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। अब आप हेल्प कर सकते हैं कि वो आपकी लिप रीड कर पाए। आप इस कंडीशन में इस तरीके से खड़े होके बोले, इस एंगल पे खड़े होके बोले कि अगर बच्चा सामने है, सो आप चाहे किधर भी देख रहे हैं या कहीं पर भी खड़े हैं क्लास में, वहां पे वो आपके लिप्स रीड कर सकता है। आपके लिप्स जो है जब आप बोल रहे हैं, सो वो उसको विजिबल होने चाहिए, तब वो बेटर तरीके से समझ पाएगा, राइट। सो वो लिप रीडिंग के लिए आपकी हेल्प क्या रहेगी कि आप बच्चे को, या तो आप बच्चे को सामने बिठाएं, वो क्लास में वो सिनेरियो क्रिएट करें कि ये बच्चा यहीं बैठेगा, या फिर आप जब भी बोलें तो आप ऐसा ना हो कि आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, तो वो समझ नहीं आएगा बच्चे को। सो ये ध्यान रखना फिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ आप जो है चॉक बोर्ड का या फिर चार्ट्स का या जो विजुअल चीजें हैं उनको दिखा के उसको समझाने की कोशिश की जा सकती है। बिकॉज सुनने में दिक्कत हो रही है थोड़ी ना, उसको जो आप बोल रहे हैं वो हो सकता है सुनने में दिक्कत हो, बट देखने में तो नहीं है ना, वो देख के समझेगा जब आप उसको विजुअली चीजें दिखाओगे और उसके साथ साथ आप उसके सामने खड़े होके बोल रहे हो, सो उसको देख के प्लस आपके लिप रीड करके वो बेटर तरीके से समझ पाएगा, ठीक है। आपको एनकरेज करना है बच्चे को कि वो प्रिस्क्राइब जो हियरिंग एड है वो हर टाइम पहने रखे। अगर नहीं है तो उसको इंसिस्ट कीजिए कि उसको दिलवाया जाए टीम के द्वारा, प्रॉपर असेसमेंट के बाद और पूरी सर्टिफिकेशन के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दिलवाया जाए वो। ओके, और ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजन भी है और हमारी ड्यूटी भी है कि हर एक बच्चे की जो हियरिंग है वो टेस्ट की जाए, और अगर कोई दिक्कत है तो नेसेसरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए। ओके, तो ये हियरिंग इंपेयरमेंट में फर्दर आप भी क्या कर सकते हैं वो चीज हमने डिस्कस की कि बच्चे की क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी और उसमें आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। अगर विजुअल इंपेयरमेंट की बात करें, सो लीगल विजुअल इंपेयरमेंट में ब्लाइंडनेस भी आती है, लो विजन भी आता है। सो जो टोटली ब्लाइंड है वो तो डेफिनेटली या तो सुन के सीख पाएंगे या टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक सेंसेस से। जो जैसे कई बार होता है ना कि अगर आप क्लास में एंटर हुए हैं, सो आपके बोलने से पहले ही जो ब्लाइंड बच्चा है उसको पता होगा कि आप एंटर हो चुके हैं, चाहे आपकी परफ्यूम की स्मेल से या आपके चलने की आहट से, कैसे भी। ओके, जो लो विजन वाला बच्चा है वो स्पेक्स पहनते हैं, यूजुअली ग्लासेस पहनेंगे, सो वो उनका जो मतलब विजन जो है वो कंपैरेटिवली बेटर रहेगा, तो वो आपको थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं। उनको जरूरत क्या पड़ेगी, उनको लार्ज प्रिंट की जरूरत पड़ेगी, कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड की, ताकि उनको बेटर तरीके से वो वर्ड्स जो है वो उभर के दिखें। ओके, सो वो जैसे हम कई बार विजुअल इंपेयरमेंट की या ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो एक लाइन आती है ना कि भगवान हर किसी में जो है हर कमी नहीं देता, किसी ना किसी में अगर कोई कमी है तो वो उसमें कोई अलग खास बात भी है। तो ब्लाइंड पर्सन में डेफिनेटली आंखें नहीं है उनकी, लेकिन बाकी जो सेंसेस हैं उनके वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो वो बेटर तरीके से वहां पे कोप अप कर पाते हैं अगर उनको स्टार्टिंग से ही थोड़ी बहुत बेटर हेल्प दी जाए तो, ठीक है। अब बच्चे की नीड्स को असेस करके डेफिनेटली आप सुटेबल अरेंजमेंट्स जो है वो बनाएंगे, तभी हम जो है इंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है जी। ये विजुअल इंपेयरमेंट हो गया। एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी अगर बच्चे में तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। सो ये एक कंडीशन है जो कि पीडी एक्ट जो आपका है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछा था बट अभी तक किसी बच्चे ने जवाब दिया नहीं है कमेंट सेक्शन में कि 1995 का जो अपना पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें तो हमने लर्निंग डिसेबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया है, बट क्या जो आपका ये 2016 का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज को हमने इंक्लूड किया है एज ए लर्निंग एज ए डिसेबिलिटी,
वो आपको बताना है। तो जो बच्चे जिनमें ये है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनको यूजुअली बात हो रही है कि वो पुअर परफॉर्मेंस जो उनकी नजर आती है ना, उनमें कोई इंटेलेक्चुअल या और कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, वो उनकी समझने में, देखने में चीज, वो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है एक तरीके से, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से आप इंफॉर्मेशन को जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें आपको डिफिकल्टी होती है। जो हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे कि अगर रीडिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो डिसलेक्सिया, राइटिंग में हो रही है तो डिस्ग्राफिया, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हो रही है तो डिसकैलकुलिया, मोटर एबिलिटीज में अगर कोई दिक्कत है तो वो डिस्प्रैक्सिया। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं। ओके, कुछ एक को हो सकता है अटेंशन की दिक्कत हो तो वो एडीएचडी हम बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो उसमें आप क्या है, हाइपर एक्टिव रहेंगे, अटेंशन की कमी रहेगी, आप एक जगह पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इन सब चीजों में भी ये कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी कि उनको बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको चीजों को प्रोसेस करने में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में दिक्कत आ रही है। सो आप उसी तरीके से केयरफुली चीजों को असेस करेंगे, प्रोग्राम को प्लान करेंगे और ये जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। ठीक है जी। अगर बच्चे में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं, जैसे डेवलपमेंट के दौरान जो डिसेबिलिटीज क्रिएट हो जाती है, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है या मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम पहले बोलते थे, ऑटिज्म है या सेरिब्रल पाल्सी है या मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, उनकी भी स्पेसिफिक लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। ओके, जैसे चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो वो स्लो रहेंगे, मतलब उनके सीखने की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड रहेगी कि एक पॉइंट के बाद उनको ज्यादा समझ नहीं आएगा, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे उनको चीजें समझ आएंगी। तो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दो तरीके के कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ना, सो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें इमेजिनेशन इंक्लूडेड है, वहां पे उनको दिक्कत आएगी। चिल्ड्रन विद ये आपका सेरिब्रल पाल्सी है, सो उसमें भी लर्निंग में विल बी एबल टू लर्न, लेकिन डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, मोबिलिटी और स्पीच। अगर इसके साथ साथ उसको जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, अगर दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं तो फिर उसको, और मतलब वो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पढ़ी कि स्लो होगा लर्निंग में, वो दिक्कत उसको यहाँ भी रहेगी। अदरवाइज सेरिब्रल पाल्सी का बच्चा जो सीखने में उसको दिक्कत नहीं होती है, उसको दिक्कत होती है चीजों को कोऑर्डिनेट करने में, मोबिलिटी में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में या स्पीच में। ओके, देन है चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। ऑटिज्म में एक डिफिकल्टी आती है सोशल रिलेशनशिप की, बिकॉज वो सोशल रिलेशनशिप बेटर तरीके से नहीं बना पाते क्योंकि कम्युनिकेशन में दिक्कत है उनको। ओके, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ऑटिज्म वाले जो बच्चा होगा उसको किस तरीके की दिक्कत या डिफिकल्टी होगी। सो उनको डिफिकल्टी होती है सोशल रिलेशनशिप या फिर कम्युनिकेशन में। दे ऑल्सो आर लाइकली टू हैव रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, नीड टू बी टॉट विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो उनके इंटरेस्ट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, और उसके साथ साथ उनको सिखाने के लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब बेटर तरीके से सिखाने की ज्यादा जरूरत हो जाएगी। ओके, कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं ऑटिज्म के साथ जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है, सो और चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यहाँ पे कि ऑटिज्म भी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है। सो उस बच्चे को फिर सिखा पाना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, बट इंक्लूजन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो हमें इंक्लूड तो करना पड़ेगा। ओके, मल्टीपल डिसेबिलिटी मतलब हर एक में ये जो हमने अभी तक डिसेबिलिटी पढ़ी है इनका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है, और अगर कॉम्बिनेशन है देन वी हैव टू गो फॉर इंडिविजुअली प्लान्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो हमें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की ज्यादा जरूरत वहां पर पड़ेगी। अब एजुकेशन सिस्टम की और नीड्स की अगर बात करें तो देखो, एजुकेशन सिस्टम तो चला आ रहा है, वैसे ही चला आ रहा है, बट जब हम इसकी बात करते हैं इंक्लूजन की, सो इंक्लूजन में हम बात तो कर रहे हैं सब चीजों की, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है या स्पेशल नीड्स हैं उनको अननोटिस्ड रह जाते हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सो एक टीचर होने के नाते आप एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बच्चे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको उस चीज से, वो जो प्रॉब्लम उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, चीजों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्लासमेट्स जो हैं वो भी एक अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट उसकी तरफ शो करें, ये आपको इंश्योर करना है। ठीक है जी। सो ये क्या रहेगा, एजुकेशन इसकी नीड्स से रिलेटेड रहेंगे, और जब आपने वो चीजें आइडेंटिफाई कर ली है तो प्रॉपर जो है अप्रोप्रिएट एड्स और अप्लायंसेस जो है वो आप इस्तेमाल करवाएंगे वहां पे। जैसे अगर ब्लाइंडनेस के लिए तो बेरेल जो है लैंग्वेज वहां पे हो, या जो जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो चीजें हों, हियरिंग एड्स प्रॉपर हों। अगर लोकोमोटर मोबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ है तो वॉकर, क्रचेस, व्हील चेयर, कैलिपर्स, प्रिंटर्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर राइटिंग एड में दिक्कत है तो अडेप्टेड पेंसिल्स आती हैं,
कि वो किस तरीके से लिखेंगे, नोटबुक्स आती हैं वो आप यूज करवा सकते हैं। सो वो पॉइंट ये कि आप एक अप्रोप्रिएट एड और अप्लायंसेस जो है वो वहां पे अवेलेबल रखें। अगर आप देखेंगे कि इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए सरकार की तरफ से क्या है, तो कुछ एक एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे टाइम में एक्सटेंशन मिल जाता है कि अगर ब्लाइंडनेस या लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है सो उसको एक पर्सन असाइन होता है एग्जाम लिखने के लिए। अगर आप जो है और एडिशनली 3 घंटे का अगर एग्जाम है तो एडिशनली हाफ एन आवर एक्स्ट्रा भी मिलता है। ओके क्योंकि अगर आप में लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया है, आप जो है ठीक से उन वर्ड्स को लिख नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। तो एक इंसान आप जो बताएंगे वो वहां पे लिखता जाएगा, क्योंकि आपको बी और डी में दिक्कत हो रही है ना, सो वो आपके लिए लिख के देगा। ठीक है जी। अ चाइल्ड विद हियरिंग लॉस, उसके लिए जो हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो 3rd लैंग्वेज जो है वो स्किप कर दी गई है। ठीक है, सो मे नॉट डू द सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज, द सब्जेक्ट इज सब्सटीट्यूटेड विद अनदर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम सब्सटीट्यूट कर देते, कोई और सब्जेक्ट उनको पढ़ा देते हैं, बट वो फर्स्ट तो डेफिनेटली सिखानी पड़ेगी एक लैंग्वेज। तो डिपेंडिंग अपॉन कितना हियरिंग लॉस है तो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज को वहां पे स्किप किया जा सकता है। अब जो ये इतनी सारी चीजें हमने बात की उसमें हम क्या कर रहे हैं, या तो करिकुलम को अडेप्ट कर रहे हैं, अडेप्टेशन भी पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन भी पढ़ेंगे। सो करिकुलर अडेप्टेशन जो है वो डिस्कस करना जरूरी है। कि सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि एक अच्छा करिकुलम जो है वो अगर अच्छा करिकुलम होगा तो सारी चीजें और बेहतर हो जाएंगी बच्चों के लिए। ओके, सो एक गुड करिकुलम क्या प्रोवाइड करे, नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज प्रोवाइड करे, वो बच्चों को इंपैक्ट करेंगी और वो डेफिनेटली उनके अंदर एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करेंगी। ओके, जब हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की, सो ये टाइम है कि जब आप देखें, ये सोचें बैठ के कि एजुकेशन को आप क्या कर रहे हैं, जस्ट इंश्योरिंग एक्सेस टू एजुकेशन एज एन एंड पॉइंट। ठीक है, तो वो चीज ना करें कि आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना, हमें जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो एक्सेस में है, उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है, उस पर भी फोकस करना है। सो ऐसा ना हो कि जब स्पेशल एजुकेशन की बात आए तो हम सिर्फ ये इंश्योर कर दें कि एक्सेस तो है, ठीक है, सो वो एक्सेस के बियॉन्ड देखने की हमें जरूरत है अब, कि क्वालिटी अच्छी हो। सो ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी है कि अच्छा करिकुलम जो है वो एक अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। और एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ टीचर से कंसर्न नहीं है, वो कंसर्न है पॉलिसी मेकर से, मीडिया से, सिटीजन से, हर एक इंसान से, मतलब जो जो एजुकेशन के फील्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सो वो वहां पे स्टेक होल्डर्स रहेंगे और वही, क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमें एक अच्छा सिटीजन बनाने में हेल्प करती है, राइट। सो वो सिर्फ एजुकेशनल रिफॉर्म्स टीचर का कंसर्न नहीं है, बाकी सबका भी कंसर्न है। बट करिकुलम अडेप्टेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, वो हमने अभी तक पढ़ा कि हर एक बच्चे की अपनी नीड्स होती हैं। सो उस बेसिस पे हमें कई बार जो है करिकुलम को मॉडिफाई करना, अडेप्ट करना जरूरी है। सो करिकुलम डेवलपमेंट की आप बात करेंगे, ये एजुकेशन की डिक्शनरी में जो है ये डेफिनेशन मेंशन है, एक तरीके से कोटेड स्टेटमेंट है ये। करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है, यानी प्लान किया जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि मैंने डेलिब्रेटली नहीं की ये चीज, कि यानी मैंने जानबूझकर नहीं किया ऐसा, बट ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, यानी जानबूझकर किया जाता है और एक प्लान्ड प्रोसेस है, जहां पे इंडिविजुअल या फिर टीम जो है वो एजुकेशनल एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेगी। किसके लिए, अलग अलग लर्नर्स के लिए, डिजाइन करेंगे अप्रोप्रिएट करिकुलम को और फिर उस करिकुलम को इंप्लीमेंट करेंगे। जहां पे जो भी दिक्कत आएगी उस हिसाब से वापस से इवेल्युएशन करने के बाद उसको इंप्रूव किया जाएगा, ताकि उसको और इफेक्टिव बनाया जा सके। सो ये करिकुलम डेवलपमेंट है। ठीक है, की पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि लर्नर का ग्रुप क्या है, करिकुलम डेवलपर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, एम क्या है, मतलब जो अप्रोप्रिएट करिकुलम की हम बात कर रहे हैं उसका मेजर एम क्या है, इंप्लीमेंटेशन ठीक से हुआ नहीं हुआ, एंड देन इवेल्युएशन करके हमें इंप्रूव करना है करिकुलम को। सो करिकुलम की जब अडेप्टेशन की बात आएगी तो उस करिकुलम में हम दो चीजें पढ़ते हैं, कंटेंट, जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी वो कंटेंट जो है उसको अडेप्ट करना। अब अडेप्टेशन में दो चीजें आएंगी, एक अकोमोडेट करना और एक मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, जब अकोमोडेशन है तो मतलब आपने चेंज कर दिया, आपने बदलाव किसमें लाया है, इनपुट या आउटपुट प्रोसेस में, यानी कि आपका कंटेंट सेम है, आपने कंटेंट को चेंज नहीं किया है, आपने टास्क को या इवैल्यूएशन सिस्टम को चेंज नहीं किया है, आप मेथड्स अल्टरनेटिव ला रही हैं। ठीक है, जैसे अकोमोडेशन में आपके अल्टरनेटिव टीचिंग मोड्स आ जाएंगे कि आप लर्निंग बाय डूइंग से सिखा रहे हैं, वीडियो टेप से सिखा रहे हैं, पीपीटी से सिखा रहे हैं, टॉकिंग बुक से सिखा रहे हैं, बेरेल से सिखा रहे हैं, किस तरीके से सिखा रहे हैं
ठीक है। सो वो सिचुएशन जानने वाली है कि जो बच्चे ये वाले बच्चों को अल्टरनेटिव मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, बाकी सारे बच्चों को वैसे ही कन्वेंशनल टीचिंग से पढ़ाया जा रहा है। सो वो चीजों को अकोमोडेट करना, यानी इनपुट और आउटपुट आपने चेंज किया। पहले इनपुट था कि आप ट्रेडिशनल मेथड से सबको पढ़ा रहे थे, अब आपने इनपुट में लर्निंग बाय डूइंग भी ऐड कर दिया है, तो आउटपुट प्रोसेस अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, ये अकोमोडेशन है। लेकिन बात आती है मॉडिफिकेशन की, तो उसमें हम कंटेंट में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें ही बदलाव ला रहे हैं। ओके, तो जब आप इनपुट आउटपुट में बदलाव लेके आ रहे हैं तो वो अकोमोडेशन है। जब आप कंटेंट में बदलाव ला रहे हैं तो आपने उसको मॉडिफाई कर दिया है। ओके, मॉडिफिकेशन में लेस कंटेंट हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कंटेंट का दूसरे कंटेंट के साथ, या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अलग अलग इवेल्युएटिव पैटर्न्स हो सकते हैं। जैसे अगर बच्चा डेफ है, सुन नहीं सकता, बहरा है, इज अलाउड टू सब्स्टिट्यूट सेकेंड लैंग्वेज, तो वो सेकेंड लैंग्वेज को सब्स्टिट्यूशन में दूसरा कोई सब्जेक्ट उसको या कोई वर्क एक्सपीरियंस की चीजें वो सिखाई जा सकती हैं उसको, तो वहां पे करिकुलम में मॉडिफिकेशन हो सकता है। कंटेंट अडेप्टेशन में हमने दो चीजें पढ़ी कि एक अकोमोडेशन और एक है मॉडिफिकेशन। इसी में सब टाइप्स रहेंगे अपने, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन और एक्सपेंशन। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, ओमिशन यानी ओमिट आउट कर देना। ठीक है, सो यानी आपने कुछ सर्टेन कंटेंट को जो है वो वहां से रिमूव कर दिया है, वो आपका ओमिशन रहेगा। ओके, तो जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है सेंट्रल या स्टेट लेवल पे, वो काफी सारे कंसेशन स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जैसे ये 3 लैंग्वेज वाला हमने कहा, तो लर्निंग डिसेबिलिटी अगर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या जो है हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चे हैं, उनके लिए 3 लैंग्वेज जो है अगर सीखने में दिक्कत हो रही है तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने परमिशन दी है ड्रॉप लैंग्वेज की, वो लैंग्वेज को ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को थर्ड लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये क्या हो गया, ओमिशन हो गया, ओमिट आउट कर दिया चीजों को। ओके, सब्स्टिट्यूशन में कि भाई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह कोई और सब्जेक्ट ले लो, ऐसे वाली सिचुएशन, तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक कंटेंट एरिया से दूसरे कंटेंट एरिया को। ओके, जैसे ओमिशन वाले में हमने पढ़ा कि सेकंड लैंग्वेज को ओमिट आउट कर दिया। कुछ एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या करते हैं कि उसको रिप्लेस कर देते हैं कि ये जो आप सेकंड लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, इसकी जगह पे आप कंप्यूटर एप्लीकेशन या वर्क एक्सपीरियंस ऐसा कुछ सीख लो। सो वो आपका सब्जेक्ट या जो कंटेंट है उसको क्या कर दिया आपने, सब्स्टिट्यूट कर दिया। फॉर चिल्ड्रन विद मोटर डिसेबिलिटीज की बात करें या फिजिकल एजुकेशन जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर रखा है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन बच्चे जब चल ही नहीं सकता तो वो खेलेगा कैसे ना, तो फिजिकल एजुकेशन को फिजियोथेरेपी से या किसी और सुटेबल को करिकुलर एक्टिविटी जैसे म्यूजिक, इस तरीके की एक्टिविटीज से आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि ये नहीं ये बेटर है। ओके, देन है एक्सपेंशन। इसमें हम एक एक कोई भी कॉन्सेप्ट है बच्चे को समझाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए हम उस कॉन्सेप्ट के डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा, कि आपने ये मतलब एक्सपेंड कर दिया है आपने, आप करिकुलम कंटेंट को थोड़ा और ज्यादा इलेबोरेट कर रहे हो। जैसे लेट अस कंसीडर टीचिंग द कंटेंट एरिया इन मैथ। तो मैथ्स में जब आप बच्चों को सिखा रहे हो और बच्चा मान लो मेंटली रिटार्डेड है, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आ रहे, तो आप कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट की हेल्प लो कि आप उसको जोड़ घटा सिखा रहे थे, जब मतलब कितना एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा वो चीजें सिखा रहे थे, तो अब आप क्या करोगे, उसको एग्जांपल दोगे रियल मनी का। जैसे आप उसको एक्सपीरियंस दे सकते हो कि आप उसको शॉपिंग पे बाहर लेके गए, उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीजों को समझा सकते हो। मेंटल रिटार्डेड बच्चे को आप कॉन्क्रीट एग्जांपल्स के साथ जो है वो समझाएं, तो ये आपने एक्सपेंड कर दिया चीजों को। ठीक है जी, सो उसके साथ साथ जो हमने ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन, एक्सपेंशन पढ़ा, इसके साथ साथ एग्जाम जो टाइम है लर्निंग के लिए उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी मिले, अलग अलग मटेरियल को भी अडॉप्ट किया जाए, तो वो अलग अलग कंटेंट लेवल पे अडेप्टेशंस जो है वो चलती रहेंगी। ठीक है, अब अगर इवेल्युएशन मेथड्स के अडेप्टेशन को देखें, सो असेसमेंट तो डेफिनेटली एक बहुत पार्ट एंड पार्सल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, कि आप असेस करें। इनफैक्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस छोड़िए, जिंदगी में भी असेसमेंट बहुत जरूरी है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो वो जो असेसमेंट वाला पार्ट है, ये यूजुअली देखा जाए तो डिफर नहीं करता है, सब लोगों को हम एक ही तराजू में तोल रहे होते हैं, विच इज नॉट राइट। ओके, तो टेस्टिंग और इवेल्युएशन जो है उसको अडेप्ट करना किसके बेसिस पे, जो कि सूट करे बच्चे की डिसेबिलिटी को, उस बेसिस पे कि अच्छा ठीक है बच्चा लिख नहीं पा रहा है या डिसलेक्सिक बच्चा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, या डिसग्राफिक बच्चा है, सो आप जो है सब्जेक्टिव की बजाय ऑब्जेक्टिव दे दीजिए।
क्वेश्चंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देके आप जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चे को वो चीज आती भी है या नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर दीजिए। जो मेथड ऑफ रिस्पॉन्स अगर लिख नहीं पा रहे तो आप बोल के टेस्ट ले लीजिए, उसका ओरल ले लीजिए, ठीक है। सो वो सारे प्रोविजन हमें मद्देनजर रखने चाहिए। वो चीज यहाँ बताई गई है कि हमें इवेल्युएशन मेथड जो है वो भी अलग अलग अडेप्ट करने चाहिए। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का हमने पढ़ा था ना कि अगर आप फिश को जज करते रहोगे उसकी एबिलिटी की पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी के बेसिस पे, सो वो तो गलत हो जाएगी ना, स्टूपिड वाली चीज हो जाएगी। सो वही चीज है कि आप जो है ये मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे को आप इस चीज से जज कर रही हो कि भाई दोनों हम रेस कौन जीतेगा, राइट। सो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपको इवेल्युएशन के मेथड्स जो है वो अडेप्ट करने की जरूरत है। अब बात की जाए स्कूल, क्लस्टर या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के ऊपर, सो वहां पे एक फिफ्थ जो अपना 11th 5 ईयर प्लान था 2007 से 2012 का, 12 ही 5 ईयर प्लान आए थे अपने, उसके बाद जो है प्लानिंग कमीशन को हटा के अपना नीति आयोग आ गया था। ओके, तो 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक जो आया था वो गवर्नमेंट ने कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स दिए यहाँ पे, किसके लिए, जो CWSN है उनकी एजुकेशन के लिए। सो सबसे पहले तो बोला गया कि रिड्यूस कीजिए भाई ड्रॉप आउट रेट को, कि बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं स्कूल से, कि स्कूल में आ तो रहे हैं लेकिन उसके बाद छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है। सो ड्रॉप आउट रेट 2003-4 में 52 थी, टू 20% बाय 11-12। तो हम ये 2007 में ये बात बोल रहे हैं कि 2003-4 में जब हमने देखा था तो एलिमेंट्री स्कूल में ड्रॉप आउट 52.2% था, यानी 100 बच्चों में से 52.2, 52 लगा लीजिए, 53 बच्चे लगा लीजिए, वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं एलिमेंट्री लेवल पे। तो हमें क्या करना है, इस ड्रॉप आउट को 20 पे लेके आना है कि 100 बच्चों का एडमिशन हो तो कम से कम 80 तो टिके क्लास में, पूरी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। तो वो 2011-12 का टारगेट था। देन डेवलप मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट इन एलिमेंट्री स्कूल, या फिर रेगुलर टेस्टिंग मॉनिटर इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन टू इंश्योर क्वालिटी। सो हमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स लेके आने हैं। ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स की बात इनफैक्ट उसमें भी की गई थी, जो अपना प्रोग्राम ऑफ एक्शन है 1992 वाला, उसमें भी ये बात बोली गई थी कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स आप जो है वो कर दीजिए कि बच्चे को अगर 5th क्लास का बच्चा है तो इतना तो आना ही चाहिए जब वो 5th से 6th में जाए। ओके, सो वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है एजुकेशनल अटेनमेंट के वो आपको जारी करने हैं। देन इंक्रीज कीजिए लिटरेसी रेट को, अगर 7 साल से ऊपर के बच्चे हैं और अबव तो उनकी 85% तक लिटरेसी रेट लेके जाइए कि 100 अगर 100 लोगों का मैं डाटा ले रही हूँ 7 साल से ऊपर का, तो हर एक 100 में 85 लोग जो हैं वो लिटरेट हैं। ये बात जानना, ये बात करना बहुत जरूरी है। ओके, जेंडर गैप को लोअर करना है लिटरेसी में टू 10% पॉइंट, इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ईच कोहॉर्ट गोइंग टू हायर एजुकेशन फ्रॉम द प्रेजेंट 10 to 15%। सो हमें हर एक चीज जो भी हम हायर लेवल पे भी देखेंगे, वहां पर भी जब तक ये प्लान एंड होगा, हर एक चीज को हमें 10 to 5% जो है वो बेटर बनाना है, इंक्रीज करनी है उसकी परसेंटेज को। ओके, अब इन्हीं सारी चीजों को, इनके ऑब्जेक्टिव्स को, प्रोग्राम्स को रियलाइज करते हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे चलाए गए हैं। और ये जो हम डीएलएड का मटेरियल जो पढ़ रहे हैं, ये भी इसी सेंस में, ये जो कोर्स है INIOS के अंडर, ये भी एक ऐसा ही एफर्ट है जहां पे हम टीचर्स को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं टू इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर स्कूल्स। क्योंकि आपका ये जो डीएलएड है ये कोई स्पेशल एजुकेशन में तो है नहीं, राइट, तो डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में। सो उसी में हम क्या, ये एक कोशिश है अपनी तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से, कि रेगुलर स्कूल में भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो है वो बेटर फील करें और टीचर्स को ये चीजें पता हों। इसीलिए तो आप NIOS में ये चीजें पढ़ रहे हैं, राइट। ऐसे ही सर्व शिक्षा अभियान, वहां पे भी स्पेशल फोकस किया गया था CWSN की एजुकेशन के ऊपर, और एंगेज किया, मतलब किस तरीके से, बाय एंगेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स, और उनको ट्रेन करके हमें इफेक्टिव टीचर बनाने की कोशिश की थी सर्व शिक्षा अभियान के अंडर। उसके साथ साथ RCI है हमारे पास, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, BRCs हैं, वो भी यहाँ पे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें होंगी तब हम इंक्लूड कर पाएंगे चीजों को, वो चीज बात की गई। तो जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, सो इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे पहले तो क्लासरूम आ गया और उसमें एडजस्टमेंट्स आ गई। सो आप क्लासरूम को
कैसे एडजस्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ टीचर। सो कुछ एक पॉइंट्स जो आप कंसीडर कर सकते हैं जब क्लासरूम एडजस्टमेंट या मैनेजमेंट की बात आती है, जैसे प्लानिंग फॉर टीचिंग की, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके के CWSN वाले बच्चे मेरे पास हैं, तो उनको मैं कैसे समझा सकती हूँ या समझा सकता हूँ बाकी सारी क्लास को भी साथ लेके चलते हुए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्लास टीचर में, पेरेंट्स में, रिसोर्स टीचर में, या जो और भी जिन पे बच्चे की नीड्स जो है वो डिपेंडेंट है, सॉरी नीड्स के ऊपर। सो आपको ये सारी चीजें, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स, रिसोर्स टीचर, ये सारे स्टेक होल्डर्स ही तो हो गए, सो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना, और वो भी किसके बेसिस पे, बच्चे की नीड्स के बेसिस पे, वो ज्यादा जरूरी है, तो वो ध्यान रखना भी जरूरी है। देन टीचिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, कि अगर जहां पर ये आपको पता चल रहा है कि इस बच्चे को इस पर्टिकुलर चीज में दिक्कत आती है, या इस बच्चे को इस मेथड से समझ नहीं आता है, सो वो सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है और इंडिविजुअल नीड्स के बेसिस पे बच्चों को टीच करना है। टीचिंग ग्रुप्स में की जा सकती है, जैसे हमने पीयर ट्यूटरिंग की बात की थी, कोऑपरेशन की बात की थी, तो वो कोलैबोरेटिव टीचिंग की बात की थी। ठीक है, तो वो ग्रुप्स में टीचिंग वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। मटेरियल की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना पहले से ही जब आप प्लान कर रहे हैं चीजों को। ओके, देन डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम आप कर सकते हैं कि किस बच्चे को क्या दिक्कत है, आप पहले डॉक्यूमेंट में लिखवा लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस तरीके के बच्चे किसको, जैसे वो नहीं होता डॉक्टर भरवा लेता है कि आप किस चीज से एलर्जिक हैं, कौन सी दवाई आपको एलर्जी क्रिएट करती है, या कौन सी दवाई आपको इस सिचुएशन में ठीक, अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उस बेसिस पे क्या रहता है। सो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में करवाई जा सकती हैं। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब वो चीज है कि सिंपल सी चीज है समझने वाली, कि बेस्ट रिसोर्स टीचर, अच्छा ओके पीयर ट्यूटरिंग की बात की नहीं थी, करेंगे। ओके, सो वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स जो है वो आपके पास एक बीइंग अ टीचर क्या हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स, यानी आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, आप उन बच्चों की हेल्प लीजिए। ठीक है, सो आप इफेक्टिवली जब बच्चों की हेल्प लेंगे ना, तो पीयर ट्यूटरिंग को और कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैगिन ने कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की कि ये भी एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड पीयर इंटरेक्शन होता है, यानी आप बच्चे आपस में भी तो सीखते हैं कि मान लो मैं क्लास में हूं और मेरे को अगर समझ नहीं आया टीचर का, तो मैं अपने फ्रेंड से समझ लूंगी, शायद उसको आ गया हो, राइट। तो जरूरी नहीं है ना कि कई बार आपको नहीं मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार समझ आए। सो कई बार जब नहीं समझ आता तो आप अपने फ्रेंड से या किसी और से क्लास में जिसको समझ आया उससे भी समझ सकते हैं, हो सकता है आपको समझ आ जाए। सो एक तरीके से पीयर इंटरेक्शन है कोऑपरेटिव लर्निंग, जो कि एम्फेसाइज करता है पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे, पीयर्स के बीच में या जो बच्चे हैं क्लास में उनके बीच में कोलैबोरेट करने पे, देन एक्टिव लर्निंग पे, एकेडमिक अचीवमेंट, इक्वल पार्टिसिपेशन, बच्चों का इक्वल स्टेटस क्लास में। सो वो सारी चीजें जब साथ में एक स्ट्रक्चर्ड वे में पीयर इंटरेक्शन होता है तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाएगा। ओके, सो ये कई सब्जेक्ट्स में यूज किया जा सकता है इस मेथड को। इसके अलावा पीयर ट्यूटरिंग, इसमें तो वही है कि एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिसमें जो नॉर्मल बच्चे हैं वो रेंज ऑफ डिसेबल एक बेसिस पे कि अच्छा ये डिसेबिलिटी वाले बच्चों को आप समझा सकते हैं। सो वही जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया वैसा सा ही है पीयर ट्यूटरिंग भी, बट इसमें ये है कि अगर आप बेटर तरीके से सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं तो आपको बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इस प्रोसेस की, कि उनका क्या रोल रहेगा पीयर ट्यूटरिंग में और पीयर ट्यूटरिंग का ओवरऑल क्या रोल रहेगा। ओके, सो जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, स्पेशली जो मेंटली रिटार्डेड है, उनको आपको फिर डेफिनेटली इंडिविजुअलाइज्ड जो एजुकेशनल प्रोग्रामिंग है या टीचिंग है वो करनी पड़ेगी। बट पॉइंट ये है कि आप जो है कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ना सिर्फ टीचर का जो वर्कलोड है वो कम होगा, बल्कि जो बच्चे हैं विद और विदाउट डिसेबिलिटी उनका भी बेनिफिट होगा, उनका इंटरेक्शन बनेगा, ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, एम्पैथी बिल्ड होगी, जो चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी है उनमें विद डिसेबिलिटीज के लिए। ओके, सो वो सारी चीजें एक बेटर एनवायरमेंट क्रिएट कर सकती हैं ये पीयर ट्यूटरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग। अब बात आती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, तो जब हम काम करते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पे, तो सिलेक्शन और यूज जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्लस जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे उनकी डिसेबिलिटी को कंपनसेट करोगे एड्स और अप्लायंसेस का इस्तेमाल करके। तो ओवरऑल बात इतनी सी है कि सिलेक्शन जो है ना टीचिंग मटेरियल का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचिंग मटेरियल को कंसीडर करते टाइम या सिलेक्ट करते टाइम। प्लस इसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप आईसीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बट जो भी आप इस्तेमाल करें, जो भी यूज करें टीचिंग लर्निंग मटेरियल आईसीटी,
उसमें आपको एज देखनी जरूरी है, एज अप्रोप्रिएटनेस बहुत जरूरी है। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि आप जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें बच्चे जो है वो भी क्या करेंगे, हेल्प कर पाएंगे, मतलब एक्टिव रहेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, क्रिएटिव यूज किया जा सके उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, प्लस उसकी अवेलेबिलिटी हो, और अवेलेबल में भी वो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो, कि अगर स्टूडेंट को खरीदना पड़े तो वो खरीद सके। ठीक है, बाय द मटेरियल फॉर एक्सटेंडिंग होम ट्रेनिंग। देन लेवल अप्रोप्रिएट, कि आपको पता हो कि जो मटेरियल है वो उस पर्टिकुलर लेवल के लिए, उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए, उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से वो जो है अप्रोप्रिएट हो। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो पाए जिससे, यानी जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं बच्चे उसका उससे सीख के जनरलाइज कर पाए कॉन्सेप्ट्स को, कि किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन में आप चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं। तो ट्रांसफर हो ट्रेनिंग का, कि जो भी चीज सिखाई जाए वो ट्रांसफर हो पाए। ओके, देन इस यूनिट का लास्ट कॉन्सेप्ट है होम बेस्ड एजुकेशन। सो इस कॉन्सेप्ट को अगर डिस्कस करें, सो जो एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही हैं दिन प्रतिदिन। अगर आप CWSN की भी देखेंगे तो हो रही हैं चीजें बेटर, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेस्ट सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। सो बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं, बहुत सारी सीवियर डिसेबिलिटीज हैं, बहुत सारी कंडीशंस के साथ, जो कि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते। ठीक है, दे कांट रीच द स्कूल टू लर्न। सो बच्चे जो हैं कुछ एक ऐसे हैं सीवियर डिसेबिलिटीज के साथ, कॉम्प्लेक्स कंडीशन के साथ, कि वो स्कूल नहीं आ सकते, या हो सकता है वो रूरल या ट्राइबल या माउंटेन टेरेन्स में रहते हैं अपने कंट्री के, तो वो भी उनके लिए वहां स्कूल पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ एक रिमोट प्लेसेस हैं कि वो स्कूल वहां से बहुत दूर है, ये सिचुएशन है। तो इन सारी सिचुएशन में बच्चे के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो एजुकेशन को बच्चे तक पहुंचाया जाए। स्कूल नहीं पहुंच पा रहा, एजुकेशन तो पहुंचेगी, एजुकेशन को पहुंचाया जाए, उसके किसी फैमिली मेंबर को ट्रेन किया जाए, टीच किया जाए, कि वो बच्चे को पहले उसको ट्रेन किया जाए, फिर वो बच्चे को टीच करेगा। ओके, तो ये क्या हो गई, होम बेस्ड एजुकेशन हो गई। सो ये भी एक मेथड है, देखा जाए तो वन ऑफ द मेथड, जो कि बच्चों को एजुकेट करने के काम आएगा जहां पे स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, सो किसी फैमिली मेंबर को ट्रेन कर रहे हैं हम। प्रोसीजर क्या रहेगा, एक स्पेशल एजुकेटर, जिसको हम एटिनरेंट टीचर भी बोलते हैं, वो विजिट करेगा घर पे और देखेगा, प्रेज देखेगा बच्चे का, कि उस किस एनवायरमेंट में वो रह रहा है, किस तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें देखेगा। जो फैमिली है, टीचर है, वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस पीरियोडिसिटी में, यानी कितने टाइम पीरियड के बाद टीचर जो है विजिट कर सकता है, क्या सुटेबल टाइम रहेगा टीचर के लिए विजिट करने का। ओके, फिर दोनों एक डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे, एक एजुकेशनल प्लान जो है वो डेवलप किया जाएगा, जिसमें सुटेबल गोल और ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए। ओके, टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो सिखाई जाएंगी, किससे, मतलब टीचर जो है उस फैमिली मेंबर को प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सिखाएगा। ठीक है, जिसको जो जो फैमिली मेंबर है उसको हम ट्रेनर बोल रहे हैं फिलहाल, कि उसको मतलब जो कि आइडेंटिफाई है एक ट्रेनर की तरह, क्योंकि वो बच्चे को ट्रेन करेगा ना फर्दर। तो सारी की सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन टीचर जो है उस फैमिली मेंबर को सिखाएगा, जिसको हम ट्रेनर की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं फैमिली में। ओके, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन किए जाएंगे टीचर के द्वारा। ऑब्वियसली पहले ट्रेनर जो है आपका बच्चे को ट्रेन करने वाला जो फैमिली मेंबर है, उस वो मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स को, और वो टीचर से भी शेयर करेगा उन चीजों को। सम चिल्ड्रन विल रिक्वायर थेरेपी फॉर स्पीच या मोटर एस्पेक्ट्स के लिए, सो वो फिर कोऑर्डिनेशन में रहेंगे अटेंडेंट टीचर या जो स्पेशल एजुकेटर या रिसोर्स टीचर हम बोल देते हैं, सो उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रह के वो टीचर उसको सिखाएगा, वो थेरेपीज प्रोवाइड करेगा। ओके, और जब बच्चा इंप्रूव करने लग जाए तब नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम जो है उसके लिए प्लान किया जाएगा। सो इस तरीके से बच्चा घर पे ही चीजें सीख जाएगा, यानी स्कूल बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा है, बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है, सो हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को उसके घर तक, बच्चे तक पहुंचा रहे हैं, जिसको हम होम बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है जी, सो ये ओवरऑल अपना कॉन्सेप्ट हो गया एजुकेशन ऑफ CWSN। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ आ गया है, इतनी देर से बोल रही हूं मैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।